हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इग्नू के बीपीएससी 104 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम ब्लॉक फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम को कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे। इस वन शॉट में हम एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, इंडियन पार्टी सिस्टम, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़, वन पार्टी डोमिनेंस, सब कुछ बहुत इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ये वीडियो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसीलिए जो पॉइंट्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगी उससे आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और रिवीजन दोनों कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ए डेमोक्रेसी। इंट्रोडक्शन में क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़रूरी हैं। ये गवर्नमेंट और लोगों के बीच एक ब्रिज का काम करती हैं। इनके बिना आम नागरिक जैसे सिटीजन्स पॉलिटिक्स में सही से भाग नहीं ले पाते। इंडिया जैसे देश में इलेक्शंस लड़ने और सरकार बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों का एक ग्रुप है जिनके आइडियल्स और गोल्स एक जैसे होते हैं। ये लोग साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ते हैं ताकि पावर में आ सके और सरकार बना सके। ये समाज के अलग अलग सेक्शंस के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे इंडिया में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी और आम आदमी पार्टी आप जैसे पार्टीज़ हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कई ज़रूरी काम होते हैं जिनमें से पहला यहाँ दिया गया है, क्या है, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, चुनाव लड़ना। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। पार्टीज़ अपने कैंडिडेट चुनती है और उन्हें लोगों के सामने खड़ा करती है। फिर देश के सिटीजन्स इन कैंडिडेट्स को वोट देते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, चुनाव के बाद जो पार्टी का गठबंधन चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट्स जीती हैं वही सरकार बनाती है। ये सरकार देश के लिए नए लॉज और नियम बनाती है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिलने पर वही पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और अपना प्राइम मिनिस्टर चुनती है। मेकिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ पब्लिक के मुद्दों और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स तैयार करती हैं। चुनाव के दौरान ये पार्टीज़ अपने प्लान्स को एक डॉक्यूमेंट के रूप में पब्लिक के सामने रखती है जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं। ठीक है, अगर वो चुनाव जीत जाती है तो वो उन प्रॉमिसेस और वादों को देश में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग पब्लिक इंटरेस्ट, एक देश में कई तरह के लोग होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी समाज के अलग अलग ग्रुप्स जैसे फार्मर्स, वर्कर्स, वुमेन और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पार्टीज़ इन सभी वर्गों के इश्यूज और प्रॉब्लम्स को सरकार के सामने उठाती हैं ताकि सबको उनका हक मिल सके। पॉलिटिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ आम जनता को देश के मुद्दों, सरकार की पॉलिसीज़ और उनके राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में सिखाती हैं। ये काम वो मीटिंग्स, रैलीज़ और कैंपेन्स के ज़रिए करती हैं जिससे लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ती है। एक्टिंग एज ए लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़ आम लोगों और सरकार के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती हैं। ये जनता की प्रॉब्लम्स और डिमांड्स को सरकार तक पहुंचाती हैं। साथ ही साथ ये सरकार की पॉलिसीज़ और स्कीम्स को आम जनता को समझाती हैं ताकि लोग उनका फ़ायदा उठा सकें। प्रोवाइडिंग अपोजिशन, डेमोक्रेसी में सारी पार्टीज़ सरकार नहीं बनाती। जो पार्टीज़ इलेक्शन हार जाती हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। अपोजिशन का काम सरकार का हर एक एक्शन और कानून पर कड़ी नज़र रखना होता है। वो सरकार की गलतियों और गलत पॉलिसीज़ को जनता के सामने लाते हैं। इससे सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाते। प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी, पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग रीजन्स, रिलीजन्स, कास्ट और लैंग्वेज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती है।
ये पार्टीज लोगों को देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए एनकरेज करती है, जिससे देश में नेशनल यूनिटी मजबूत हो। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज के बिना सच में कोई सच्चा लोकतंत्र नहीं हो सकता। ये डेमोक्रेसी को इफेक्टिव बनाती है। इलेक्शंस के टाइम ये लोगों को अलग अलग चॉइसेस देती है ताकि लोग अपनी पसंद के कैंडिडेट चुन सकें। ये सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है ताकि सरकार मनमानी ना करे। ये देश में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की रक्षा करती है। कंक्लूजन, पॉलिटिकल पार्टीज आर द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी। सोचो बिना पॉलिटिकल पार्टीज के क्या होगा। अगर देश में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो पूरी डेमोक्रेसी वीक और अस्त व्यस्त हो जाएगी। किसी एक व्यक्ति के लिए पूरा देश चलाना और सबकी जिम्मेदारी लेना नामुमकिन हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी का सबसे मेन हिस्सा है। इनके बिना लोकतांत्रिक ढांचा का टिकना नामुमकिन है। ये पार्टीज देश में सभी ज़रूरी काम करती हैं, जैसे कॉन्टेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ना और कैंडिडेट्स खड़े करना, फॉर्म गवर्नमेंट, सीट्स जीतकर सरकार चलाना और कानून बनाना, मेक पॉलिसीज, जनता की भलाई के लिए नए प्लान्स तैयार करना, रिप्रेजेंट पब्लिक इंटरेस्ट, अलग अलग वर्गों और आम लोगों की आवाज़ बनना, प्रोवाइड अपोजिशन, जो पार्टी हार जाती है वो सरकार की गलतियों पर नज़र रखती है, सिटीजन पार्टिसिपेशन, ये आम सिटीजन्स को गवर्नेंस में भाग लेने और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में मदद करती है, प्रॉपर फंक्शनिंग, ये इस बात को पक्का करती है कि देश के सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सही तरीके से और बिना किसी रुकावट के काम करें, इंडिस्पेंसिबल फॉर इंडिया। इंडिया जैसे बड़े और डाइवर्स देश में जहां अलग अलग धर्म और भाषाएं हैं, वहां एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज का बनना और बड़ा होना एक लंबे समय का प्रोसेस रहा है। पहले हमारा देश एक ऐसी सिस्टम से चलता था जहां सिर्फ एक पार्टी का डोमिनेशन था, पर वक्त के साथ इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम बन गया जहां आज की सारी नेशनल और रीजनल पार्टीज हैं। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आज़ादी से पहले का दौर। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज का इतिहास ब्रिटिश राज के दौरान शुरू हुआ था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी 1885 में। साल 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। शुरुआत में इसका काम सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने इंडियन लोगों के इंटरेस्ट और बातों को रखना था। धीरे धीरे कांग्रेस हमारी आज़ादी की लड़ाई मतलब फ्रीडम स्ट्रगल की सबसे बड़ी और मुख्य ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ईयर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई, जिसका मकसद मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना था। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान और भी कई पॉलिटिकल ग्रुप सामने आए, पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कांग्रेस का ही रहा। ठीक है, कांग्रेस ही इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम पे। पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद का दौर। 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली तब कांग्रेस देश की सबसे ताकतवर और डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी, क्योंकि कांग्रेस ने फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया था, इसीलिए जनता का उन्हें बहुत बड़ा सपोर्ट और प्यार मिला। जब 1952 में देश के पहले आम चुनाव मतलब जनरल इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और कई सालों तक लगातार सरकार चलाई। ठीक है, नेक्स्ट कांग्रेस डोमिनेंस सिस्टम। कांग्रेस का दबदबे का दौर। आज़ादी के बाद के इस शुरुआती दौर को अक्सर कांग्रेस डोमिनेंस सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि देश की पॉलिटिक्स पर पूरी तरह उनका कंट्रोल था। जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं की लीडरशिप में कांग्रेस ने देश के नेशन बिल्डिंग और अर्थव्यवस्था के विकास में एक बहुत बड़ा और मुख्य रोल प्ले किया है। राइज ऑफ अपोजिशन पार्टी।
1960s और 1970s का दौर, इस समय के दौरान कई सारी अपोजिशन पार्टीज धीरे धीरे मजबूत होने लगी थी। देश में चल रही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स और पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन की वजह से कांग्रेस का दबदबा कम होने लगा था। 1977 इलेक्शंस एंड जनता पार्टी, मतलब 1977 के चुनाव और जनता पार्टी। देश में इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 से 77 तक। इस टाइम के ख़त्म होने के बाद बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज़ ने एक साथ आकर जनता पार्टी बनाई। कांग्रेस की पहली हार थी 1977 के जनरल इलेक्शंस में। जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया और अपनी सरकार बनाई। इंडिया के इतिहास में ये पहली बार था जब कांग्रेस ने नेशनल लेवल पर अपनी पावर खोई। ठीक है, भले ही जनता पार्टी गवर्नमेंट समय तक नहीं चला पाई, पर इसने पूरे देश को ये दिखा दिया कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के जरिए पॉलिटिकल पावर को बदला जा सकता है। एमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। इसके बाद इस देश में रीजनल पार्टीज का महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसने इंडिया पॉलिटिक्स को एक नया रूप दिया। ईयर 1980s के बाद से रीजनल पार्टीज देश की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लगी। ये पार्टीज किसी एक खास स्टेट या रीजन के लोगों की प्रॉब्लम्स, कल्चर और इंटरेस्ट पर फोकस करती हैं। इसके एग्जाम्पल्स: द्रविड़ा मुन्नेत्रा कझगम तमिलनाडु में, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की, शिरोमणि अकाली दल पंजाब से। ठीक है, इन पार्टीज ने लोकल लोगों की इच्छाओं को एक नए आवाज़ दी थी। इनके आने से इंडिया का फेडरलिज्म, जहां सेंटर और स्टेट दोनों के पास बराबर पावर होती है, और ज़्यादा उसको मजबूत कर दिया। कोalition पॉलिटिक्स, मतलब गठबंधन की राजनीति। 1990s के दौर में, इस दौर में इंडिया में कोalition पॉलिटिक्स मतलब गठबंधन की सरकार की शुरुआत हुई। पार्लियामेंट में किसी भी एक सिंगल पार्टी को सरकार बनाने के लिए क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी। जब किसी एक को मेजॉरिटी नहीं मिली तो कई सारी अलग अलग पार्टीज ने एक साथ आकर हाथ मिलाया और गठबंधन किया। ठीक है, इन सरकारों ने अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में आपसी सहयोग और मिलकर काम करने की आदत को बढ़ावा दिया। इस दौर में नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर रीजनल पार्टीज की महत्वता और वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना सेंटर में सरकार चलना नामुमकिन हो गया था। इस पूरे पीरियड ने दिखाया कि इंडियन गवर्नेंस कितनी डाइवर्स है और कैसे अलग अलग पॉलिटिकल फोर्सेस मिलकर देश को आगे बढ़ा सकती हैं। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। आज के समय में इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम बन चुका है। यहाँ नेशनल पार्टीज जैसे बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ कई सारी रीजनल पार्टीज जैसे आप, टीएमसी, एसपी भी हैं। हर लेवल पर पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल्स पर बिना किसी रुकावट के लगातार और रेगुलरली इलेक्शंस करवाए जाते हैं। मॉडर्न कैंपेनिंग। आज की मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज जनता से जुड़ने के लिए नए तरीके अपनाती है, जैसे सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पर प्रचार कर रहे हैं। डिजिटल कैंपेन्स, ऑनलाइन वीडियोस और एड्स, पब्लिक आउटरीच, जनता से सीधा संपर्क बनाना। मेन इश्यूज क्या है? आज के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये सभी मुद्दे सबसे मुख्य रोल प्ले करते हैं। डेवलपमेंट, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और नौकरियां, एजुकेशन, शिक्षा और स्कूल्स और कॉलेजेस, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और बराबरी, नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा। फिर कंक्लूजन क्या है? इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज का जो बदलाव रहा है वो असल में इंडियन डेमोक्रेसी के बड़े और मजबूत होने को दिखाता है। हमारी पॉलिटिक्स का सफ़र 3 बड़े हिस्सों से गुजरा है। आज़ादी के बाद कांग्रेस का दबदबा, फिर अपोजिशन और रीजनल पार्टीज़ का उभरना,
और आज के दौर जहां पार्टी सिस्टम पहले से कहीं ज़्यादा डाइवर्स और कम्पिटिटिव बन चुका है। आज भी पॉलिटिकल पार्टीज लोकतंत्र के लिए 3 सबसे ज़रूरी काम कर रही है: रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट, लोगों की आवाज़ और डिमांड्स को आगे रखना; फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स, चुनाव जीतकर देश और राज्य की सरकार चलाना; स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनालाइज द नेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंट्रोडक्शन। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में से एक है। इंडिपेंडेंस 1947 के बाद से हमारा पार्टी सिस्टम बहुत बदला है। पहले यहाँ एक ही पार्टी का दबदबा था, वन पार्टी डोमिनेंस था, जो अब बदलकर एक कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम बन चुका है। ये बदलाव देश की बदलती हुई सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस को दिखाता है। मीनिंग ऑफ पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम का मतलब है कि किसी देश में पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कैसे काम करती हैं और कैसे compete करती हैं। इसमें शामिल होता है कि देश में कितनी पार्टीज हैं, नंबर ऑफ पार्टीज, उनकी ताकत कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, और सरकार या अपोजिशन में उनका क्या रोल है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करता है जहां लोग इलेक्शंस के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज करती हैं और वोटर्स को अलग अलग चॉइसेस देती हैं। कांग्रेस डोमिनेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस देश की सबसे मुख्य और ताकतवर पॉलिटिकल पार्टीज में से एक बन चुकी है। कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई को लीड किया था। इस वजह से पूरे देश के लोगों ने उनका बहुत बड़ा सपोर्ट किया। कांग्रेस ने 1952, 1957 और 1962 के पहले 3 जनरल इलेक्शंस में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। इस दौर में ऑपोजिशन पार्टीज एग्जिस्ट तो करती थी, पर वो बहुत कमज़ोर थीं, बहुत वीक थीं और आपस में डिवाइडेड थीं। ठीक है, कांग्रेस सिस्टम। फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट रजनी कोठारी ने इस शुरुआती दौर को कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया था। ठीक है, इस सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसी स्थिति जहां एक पार्टी पूरी तरह डोमिनेंट थी और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत लिमिटेड था। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। द टर्निंग पॉइंट 1967 इलेक्शंस। 4th जनरल इलेक्शन। ईयर 1967 के चुनाव इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। इस चुनाव में कांग्रेस ने कई सारे स्टेट्स में अपनी सरकारें खो दी। पहली बार अपोजिशन पार्टीज पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आई और उन्होंने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी। ठीक है, फैक्टर्स फॉर डिक्लाइन। कांग्रेस की डोमिनेंस के गिरने के पीछे कई सारे बड़े रीजंस थे। इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज। देश में इस समय आर्थिक संकट चल रहा है, जैसे फूड स्टोरेज और बेरोजगारी, जिसकी वजह से जनता नाराज़ थी। राइजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस। आम लोगों और अलग अलग वर्गों में अपने राइट्स को लेकर राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही थी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के अंदर के बड़े नेताओं के बीच आपसी मतभेद और इंटरनल फाइट्स बढ़ गई थी। ग्रोथ ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज। अलग अलग राज्यों में लोग अपनी लोकल भाषा और कल्चर के हिसाब से अपनी अलग पॉलिटिकल पहचान बनाने लगे थे। ठीक है, पोस्ट एमरजेंसी यूनिटी। एमरजेंसी कब हुई थी? 1975 से 77 के बीच। इसके ख़त्म होने के बाद सारी अपोजिशन पार्टीज़ ने एक साथ हाथ मिलाया और जनता पार्टी बनाई। ठीक है, 1977 के जनरल इलेक्शंस में इस नई पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया। ये इंडिया के इतिहास में सबसे पहली बार था जब सेंट्रल लेवल पर एक नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी। ठीक है, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। ईयर 1980s के बाद देश में रीजनल पार्टीज की महत्वता और ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ये पार्टीज पूरे देश की जगह किसी एक खास स्टेट या रीजन के लोगों की प्रॉब्लम्स और इंटरेस्ट पर फोकस करती हैं। एग्जाम्पल: द्राविड़ा मुन्नेत्रा कझगम, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा
मुन्नेर खाजगम, तेलुगु देशम पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है। लोकल एस्पिरेंट्स, इन पार्टीज ने लोकल और क्षत्रिय लोगों की इच्छाओं और ज़रूरतों को एक प्लेटफॉर्म और आवाज़ दी। इनके मजबूत होने से इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर और मजबूत हुआ, क्योंकि स्टेट्स को सेंटर के सामने अपनी बात रखने का ज़्यादा मौका मिला। फिर एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, ईयर 1989 से लेकर 2014 तक किसी भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा इलेक्शंस में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। इस वजह से एक पार्टी का दबदबा पूरी तरह खत्म हो गया। इस दौर में गठबंधन की सरकार बनना एक आम बात बन गई थी। पार्लियामेंट में सरकार बनाने और मेजॉरिटी का नंबर मतलब 272 सीट्स पाने के लिए अलग अलग पार्टीज ने मिलकर बड़े बड़े गठबंधन बनाए। इन सभी कोलिशन गवर्नमेंट्स को चलाने और बचाने में रीजनल पार्टीज का रोल सबसे इम्पोर्टेंट था। उनका सपोर्ट के बिना कोई भी बड़ी नेशनल पार्टी सेंटर में सरकार नहीं बना सकती थी। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके? ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन, कोलिशन पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि इसमें अलग अलग विचारधारा, भाषा और अलग अलग स्टेट्स के डाइवर्स इंटरेस्ट को सरकार में बराबर के रिप्रेजेंटेशन मिला। किसी एक का मनमानी करना नामुमकिन हो गया था। ठीक है, कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम, आज के दौर में भी इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम बना हुआ है। इसका मतलब है कि चुनाव में भाग लेने के लिए देश में कई सारी छोटी बड़ी पार्टीज मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों में एक नया बदलाव आया है, जहां नेशनल पार्टीज जैसे बीजेपी और कांग्रेस ने देश की राजनीति में फिर से एक बहुत बड़ा दबदबा और असर हासिल किया है। आज के समय में इलेक्शंस बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गए हैं। हर एक सीट के लिए पार्टीज के बीच में कड़ी टक्कर होती है। देश को चलाने में और चुनाव में नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज दोनों ही अपने अपने लेवल पर बहुत मुख्य और ज़रूरी रोल्स प्ले करते हैं। मॉडर्न कैंपेनिंग मेथड्स, आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पुराने तरीकों के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इस्तेमाल करती हैं, जैसे टेलीविज़न, टीवी चैनल्स पर डिबेट्स और एड्स के ज़रिए प्रचार करना, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप मैसेजेस, ऑनलाइन वीडियोस और टारगेटेड डिजिटल एड्स के ज़रिए सीधा वोटर्स के फ़ोन तक पहुंचना। की इशू इन्फ्लुएंसिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, आज के समय में वोटर्स किसी को चुनने से पहले ही इन मुख्य मुद्दों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं: डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, वेलफेयर, नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में किसी एक या दो पार्टीज का राज नहीं है। यहाँ एक से ज़्यादा छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में compete करती हैं। प्रेजेंस ऑफ बोथ नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, हमारे देश में बड़े लेवल पर काम करने वाली नेशनल पार्टीज जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये भी हैं, और स्टेट लेवल पर असर रखने वाली रीजनल पार्टीज भी जैसे आप, टीएमसी, ये सब मौजूद हैं। डेमोक्रेटिक एंड कम्पिटिटिव इलेक्शंस, इंडिया में इलेक्शंस पूरी तरह डेमोक्रेटिक होते हैं। हर पार्टी के बीच में जीतने के लिए एक कड़ी और स्वस्थ टक्कर मतलब हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। कोलिशन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल अलायंस, जब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो अलग अलग पार्टीज मिलकर गठबंधन बनाती हैं और सरकार चलाती हैं, जैसे एनडीए और इंडिया अलायंस। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स सोशल ग्रुप, इंडिया एक डाइवर्स देश है। हमारा पार्टी सिस्टम अलग अलग जाति, धर्म, भाषाएं और सामाजिक वर्गों को बराबर की आवाज़ और रिप्रेजेंटेशन देता है। ग्रोइंग रोल ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन पॉलिटिक्स, आजकल राजनीति में मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और नए टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इन सब का इस्तेमाल प्रचार और पब्लिक ओपिनियंस बदलने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंक्लूजन क्या है? 1947 से लेकर आज तक इंडियन पार्टी सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। ये सफ़र 3 मुख्य फेसेस से होकर गुजरा है। शुरुआत में कांग्रेस डोमिनेंस का दौर, फिर अपोजिशन, धीरे धीरे अपोजिशन और रीजनल पार्टीज़ का राइज,
और आज ये बदलकर एक कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम बन चुका है। पार्टी सिस्टम का ये बदलाव असल में इंडियन डेमोक्रेसी की ग्रोथ, उसकी समझ और उसकी मैच्योरिटी को दिखाता है। आज के समय में भी पॉलिटिकल पार्टीज देश के हर वर्ग को रिप्रेजेंट करती है और इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सही तरीके से चलने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम। देखो ये भी सेम है, मल्टी पार्टी सिस्टम, नेशनल एंड रीजनल, डेमोक्रेटिक नेचर, वन पार्टी डोमिनेंस, ये सब कुछ मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया है ना। फिर भी अगर आपको इसका चाहिए तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या बताया है, इंडियन पार्टी सिस्टम दुनिया के सबसे यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम में से एक है। फर्स्ट क्या है इसमें, मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। प्रेजेंस ऑफ नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, दोनों टाइप्स की पार्टीज एक्टिव हैं। डेमोक्रेटिक नेचर, रेगुलर इलेक्शंस और पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। वन पार्टी डोमिनेंस इन द अर्ली ईयर्स, इनिशियली कांग्रेस डोमिनेंट थी, अब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, ग्रोथ ऑफ अपोजिशन पार्टीज। आज अपोजिशन पार्टीज डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करती है। कोलिशन पॉलिटिक्स, मैनी गवर्नमेंट्स अलायंस के थ्रू बनती है। इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रीजन, वोटिंग बिहेवियर और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। फिर रीजनलिज्म एंड स्टेट पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल अलायंस, पार्टी सिलेक्शन से पहले और बाद अलायंस बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन, इंडियन पार्टी सिस्टम डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इंट्रोडक्शन, बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन होती हैं, क्योंकि ये आम जनता और सरकार के बीच एक लिंक बनाती है। इंडिया में नेशनल पार्टीज वो होती हैं जो सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि कई स्टेट्स में काम करती हैं और देश भर के मुद्दे मतलब नेशनल इम्पोर्टेंस पर फोकस करती हैं। इनका काम इलेक्शंस में पार्ट लेना, सरकार बनाना, पॉलिसीज तय करना और लोगों की आवाज़ को नेशनल लेवल पर रखना होता है। मीनिंग ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वो है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन दी हो, मान्यता दी हो। इस पार्टीज की प्रेजेंस बहुत सारे स्टेट्स में होती है और ये पूरे देश में इलेक्शंस लड़ती है ताकि नेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सके। एग्जाम्पल, कुछ मेजर एग्जाम्पल है जैसे बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ये इनका सबसे बेसिक और मेन फंक्शन है। नेशनल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन के लिए खड़ा करती है, नॉमिनेट करती है। इलेक्शन के जरिए ये कोशिश करते हैं कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जीतें ताकि ये पावर में आकर देश के लिए काम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। नेशनल पार्टी सेंटर में सरकार बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। जो पार्टी या गठबंधन लोकसभा में मेजॉरिटी सीट्स जीत लेती हैं वही सरकार बनाती है। सरकार बनाने के बाद इनकी जिम्मेदारी होती है नए लॉज बनाएं, पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करें, देश में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें, नेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करें। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज देश के बड़े और ज़रूरी मुद्दों को सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाती हैं। इसका एक मेजर पार्ट होता है देश की इकोनॉमी को मजबूत करना, नए जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट के मौके बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, रेलवेज एट्सेट्रा इन सब को डेवलप करना, पॉवर्टी को कम करना और बिजनेस को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है रिप्रेजेंटिंग पब्लिक इंटरेस्ट। नेशनल पार्टी समाज के अलग अलग सेक्शंस जैसे फार्मर्स, वर्कर्स, वुमेन, यूथ और माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये इन सभी ग्रुप्स की परेशानियों और डिमांड्स को सुनती हैं।
ये जनता और पॉलिसी मेकर्स के बीच एक लाइन का काम करती हैं, जनता की मांग को सरकार तक पहुंचाती हैं ताकि उन पर कानून बन सके। प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी। इंडिया एक बहुत बड़ी और डाइवर्स कंट्री है जहां अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कास्ट और कल्चर्स हैं। नेशनल पार्टीज अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को एक साथ लाने का काम करती हैं, पूरे देश के मुद्दे पर फोकस करके और सभी रीजन्स से पार्टिसिपेशन बढ़ाकर ये देश की एकता और अखंडता को मजबूत करती हैं। प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल लीडरशिप। नेशनल पार्टीज नए राजनीतिक नेताओं को पहचानती हैं और उन्हें ट्रेन करती हैं। ये नेता आगे चलकर देश को चलाते हैं और देश के विकास मतलब डेवलपमेंट को और गवर्नेंस के लिए बड़े डिसीजंस लेती हैं। ठीक है, ये पार्टीज आम लोगों को पब्लिक लाइफ और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका देती हैं। एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। नेशनल पार्टीज का काम सिर्फ सरकार बनाना नहीं होता। जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है। ये पार्टीज आम लोगों को पब्लिक लाइफ में आने और देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक्टिव हिस्सा लेने का मौका देती है। ठीक है, एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। नेशनल पार्टीज का काम सिर्फ सरकार बनाना नहीं होता। जब वो पावर में नहीं होते तब वो अपोजिशन पार्टी का रूप में काम करते हैं। ठीक है, अपोजिशन का काम रूलिंग सरकार के हर एक एक्शन और काम पर नजर रखना होता है। ये सरकार के गलत डिसीजंस पर सवाल उठाती हैं और उनकी कमियों को जनता के सामने लाती हैं। ठीक है, इससे देश में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक रिस्पॉन्सिबल सरकार बनी रहती है। ठीक है, पॉलिटिकल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। नेशनल पार्टीज इलेक्शंस के दौरान और आम दिनों में भी जनता को देश के मुद्दे, कानून और सरकार की कमियों के बारे में बताती हैं। रैलीज, डिबेट्स और मैनिफेस्टोज के जरिए ये आम सिटीजन्स को उनके राइट्स पर के प्रति जागरूक करती है और ताकि लोग की सोच समाज के वोट राइट्स के प्रति जागरूक करती है ताकि लोगों की सोच समझकर वोट कर सके। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। नेशनल पार्टीज आम जनता को इलेक्शंस और देश के गवर्नेंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए एनकरेज करती है। ये सिटीजन्स को अलग अलग चॉइसेस देती है ताकि लोग अपनी पसंद की आइडियोलॉजी को चुन सकें। ये पार्टीज पॉलिटिकल पावर के लिए शांतिमय और नियमित मतलब पीसफुल कंपटीशन बढ़ावा देती हैं। ठीक है, इनकी एक्टिविटीज से देश में डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी बनी रहती है और सब कुछ संविधान के हिसाब से चलता है। चैलेंजेस फेस्ड बाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। इन पार्टीज की बहुत इंपॉर्टेंस है, फिर भी इन्हें कुछ बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फैक्शनलिज्म। पार्टीज के अंदर चलने वाली आपसी लड़ाई, मतभेद और ग्रुप्स बनाना एक बड़ा चैलेंज है। करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति में भ्रष्टाचार और ऐसे कैंडिडेट्स का आना जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड होते हैं सिस्टम को खराब करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी पावर। इलेक्शंस लड़ने के लिए पैसे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिससे अमीर लोगों या कॉरपोरेट्स का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। ठीक है, डिक्लाइनिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन सम केसेस। कुछ गलत कामों या वादे पूरे ना करने की वजह से आम जनता का भरोसा उन पार्टी से धीरे धीरे कम हो जाता है। बैलेंसिंग नेशनल एंड रीजनल इंटरेस्ट। नेशनल पार्टीज को पूरे देश के हितों के साथ साथ किसी एक स्टेट या रीजन के इश्यूज को भी बैलेंस करना पड़ता है जो काफ़ी मुश्किल होता है। कंक्लूजन। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये इलेक्शंस लड़ती हैं, सरकार बनाती हैं, पॉलिसीज तय करती हैं, जनता के हितों को रिप्रेजेंट करती हैं और विकास में मदद करती हैं। अगर हमें देश की डेमोक्रेसी को और मजबूत करना है तो इन पार्टीज के सामने आने वाले चैलेंजेस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है।
ताकि हमारी इंस्टीट्यूशंस अच्छे से काम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। ये पार्टीज मुख्य रूप से किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या रीजन में ऑपरेट करती हैं। इनका मेन फोकस लोकल इश्यूज, लोकल प्रॉब्लम्स और रीजनल इंटरेस्ट पर होता है। पहले के समय में इंडियन पॉलिटिक्स पर सिर्फ नेशनल कांग्रेस जैसे कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। 1960s के बाद से रीजनल पार्टीज की इम्पोर्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आज के समय में ये पार्टीज ना सिर्फ स्टेट पॉलिटिक्स बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है। मीनिंग ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, मीनिंग क्या है इनका? रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज वो होती हैं जिनका इन्फ्लुएंस और पहचान मुख्य रूप से किसी एक स्पेसिफिक स्टेट या कुछ ही रीजन्स तक लिमिटेड होता है। ठीक है। रीजनल पार्टीज उन लोगों की इंटरेस्ट, कल्चर, लैंग्वेज, एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया या स्टेट में रहते हैं। ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट रीजनल पार्टीज जैसे कि DMK तमिलनाडु की, AIADMK तमिलनाडु में ही है, ये भी TDP आंध्र प्रदेश, शिरोमणि अकाली दल पंजाब की, बीजू जनता दल के ओडिशा। ठीक है। रीजंस फॉर द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, वन पार्टी रूल। आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक इंडियन पॉलिटिक्स पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी का राज या दबदबा था, लेकिन 1960s के आखिरी सालों से कांग्रेस का इन्फ्लुएंस कई स्टेट्स में कम होने लगा। जब बड़ी नेशनल पार्टी कमज़ोर हुई तो रीजनल लीडर्स और नए पार्टीज़ को आगे आने का मौका मिला, सपोर्ट मिला और एक बड़ा, और वो जीते भी उस मौके को, उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। रीजनल एस्पिरेंट्स। इंडिया की अलग अलग स्टेट्स में लोगों का अपना एक अलग कल्चर, लैंग्वेज और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होती है। बहुत से सिटीजन्स को ऐसा लगने लगा कि बड़े देश की नेशनल पार्टीज उनके लोकल मुद्दों पर, परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रही हैं। इसलिए उन क्षेत्रों के लोगों को अपनी लोकल पार्टी को पूरा करने का, मतलब अपनी लोकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब उनको आवाज़ उठानी पड़ी। उसके लिए रीजनल पार्टीज़ को बनाया गया और चुनना शुरू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी। इंडिया जो है वो डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज है, कल्चर है। ठीक। कई सारी रीजनल पार्टीज़ इसीलिए बनी ताकि वो अपने एरिया की लोकल भाषा और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें और प्रमोट कर सकें। तमिलनाडु में हुए पॉलिटिकल मूवमेंट्स इसका बड़ा एग्जाम्पल है, जहां तमिल लैंग्वेज और कल्चर को बचाने और बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इश्यूज। सभी स्टेट्स में एक बराबर विकास नहीं हुआ, कुछ स्टेट्स आगे निकल गए और कुछ पीछे रह गए। इस भेदभाव, इस इनइक्वालिटी ने रीजनल पार्टीज़ को बढ़ने का मौका दिया। बहुत से पीछे छूटे क्षेत्रों ने अपने यहाँ अच्छे रोड, स्कूल्स, जॉब्स और सरकारी पैसे की मांग की। रीजनल पार्टीज ने इन्हीं आर्थिक मुद्दों को ज़ोर शोर से उठाया, जिस वजह से उन्हें वहाँ की आम जनता ने भारी सपोर्ट किया। ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इंडिया एक फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, जहाँ सरकार 2 लेवल्स पर होती है, एक केंद्र में और दूसरी स्टेट्स में। इस सिस्टम में स्टेट्स के पास अपनी काफ़ी पावर होती है। ये संघीय ढांचा रीजनल पार्टीज़ को एक खुला मैदान देता है ताकि वो अपने स्टेट की राजनीति में एक्टिवली पार्ट ले सकें और धीरे धीरे बढ़ सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? सोशल एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अलग अलग सामाजिक समूहों, मतलब सोशल ग्रुप्स में पॉलिटिकल अवेयरनेस का बढ़ना भी रीजनल पार्टीज़ के उभरने का एक बड़ा कारण बना।
जब लोगों को लगने लगा कि उनकी कम्युनिटी के इश्यूज को सिर्फ उन्हीं के लोकल पार्टी समझ सकती है, तो उन्होंने उन पार्टीज को सपोर्ट करना शुरू किया जो उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट और कंसर्न को रिप्रेजेंट करती थी। ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज की ग्रोथ 1980s के दशक से बहुत ज़्यादा दिखने लगी। जब इन पार्टीज ने अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस जीतना और अपनी सरकारें बनाना शुरू किया, तो धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस सिर्फ स्टेट तक लिमिटेड नहीं रहा, इन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में भी एंट्री ली। ये पार्टीज पार्लियामेंट में अच्छी खासी सीट्स जीतने लगी और सेंटर में जाकर सरकार बनाने या गिराने में एक बड़ा और निर्णायक रोल प्ले करने लगी। रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। यहाँ से उनका मेन रोल या महत्वता शुरू होती है। फर्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकल इंटरेस्ट। रीजनल पार्टीज अपने स्टेट के स्पेसिफिक मुद्दों और परेशानियों को जोर शोर से हाईलाइट करती हैं। इनके इस दबाव की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उन लोकल कंसर्न्स पर ध्यान देना पड़ता है जो पहले अक्सर इग्नोर हो जाते थे। स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। स्टेट के हितों और राइट्स की आवाज़ उठाकर ये पार्टीज देश के फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत करती हैं। ठीक है, ये पार्टीज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर जोर देती हैं ताकि सारी ताकत सिर्फ सेंटर के पास ना रहे और स्टेट्स को भी पूरा अधिकार मिले। पार्टिसिपेशन इन कोलिशन गवर्नमेंट्स। 1990s के दशक से इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट्स बनना बहुत आम हो गया क्योंकि किसी एक नेशनल पार्टी को अकेले मेजॉरिटी नहीं मिलती थी। ऐसे समय में रीजनल पार्टीज ने केंद्र में सरकार बनाने, चलाने और उन्हें सपोर्ट देने में सबसे बड़ा और की रोल प्ले किया। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंक्लूजन। रीजनल पार्टीज उन सामाजिक और क्षेत्रीय ग्रुप्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देती है जिन पर नेशनल पार्टी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। इससे उन लोगों को भी देश की राजनीति में जगह मिलती है जो पहले पीछे छूट गए थे। प्रमोटिंग रीजनल डेवलपमेंट। ये पार्टीज मुख्य रूप से अपने स्टेट्स की आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, सोशल इन सब पर फोकस करती है। इनका पूरा जोर अपने क्षेत्र के विकास पर होता है। इम्पैक्ट ऑफ रीजनल पार्टीज। यहाँ से इनका इम्पैक्ट या असर शुरू हो जाता है। बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीजनल इंटरेस्ट। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे हर एक स्टेट और रीजन के हितों का देश के लेवल पर बेहतर रिप्रेजेंटेशन होता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म। रीजनल पार्टी स्टेट्स के राइट्स की बात करती हैं जिनसे सेंटर और स्टेट के बीच बैलेंस बनता है और देश का फेडरलिज्म मजबूत होता है। ठीक है, इन पार्टीज की वजह से इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इन पार्टीज की वजह से आम जनता और लोकल पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ग्रेटर अटेंशन ऑफ लोकल डेवलपमेंट इश्यूज। लोकल सड़क, पानी, बिजली और एम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों पर अब सरकार का ज़्यादा ध्यान जाता है। मोर इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। इससे देश की डेमोक्रेसी पर और इंक्लूसिव बनता है क्योंकि समाज के हर एक तबके और हर एक रीजन को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। नेगेटिव इम्पैक्ट। इन पार्टीज के कई फायदे हैं पर कुछ नुकसान भी हैं। वीकनिंग नेशनल यूनिटी। समटाइम्स एक्सेसिव फोकस ऑन रीजनल इंटरेस्ट में वीकन नेशनल यूनिटी। जब कोई रीजनल पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्टेट के हितों पर जोर देने लगती है तो कभी कभी देश का हित मतलब नेशनल इंटरेस्ट पीछे छूट जाता है जिससे देश की एकता और अखंडता पर बुरा असर पड़ सकता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब केंद्र में गठबंधन की सरकार बनती है और वो रीजनल पार्टीज के सपोर्ट पर टिकी होती हैं तो सरकार हमेशा डर में रहती है। अगर किसी रीजनल पार्टी ने अपनी मांग पूरी ना होने पर सपोर्ट वापस ले लिया तो सरकार गिर सकती है। इससे देश में बार बार चुनाव होने का खतरा बढ़ता है। फिर रीजनल राइवलरीज। अलग अलग स्टेट्स की रीजनल पार्टीज अपने अपने स्टेट के हितों के लिए लड़ी जाती हैं।
इस वजह से दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, जैसे पानी का बंटवारा को लेकर या बाउंड्री लाइंस को लेकर झगड़े। ठीक है, कंक्लूजन, इंडियन पॉलिटिक्स में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का उभरना और उनकी ग्रोथ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े डेवलपमेंट में से एक है। रीजंस फॉर एमर्जेंस, ये पार्टीज अचानक नहीं बनी बल्कि इनके पीछे कुछ मेन कारण थे। रीजनल एस्पिरेशंस, लोकल लोगों की अपनी अलग मांग। कल्चरल आइडेंटिटीज, अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की चाह। इकोनॉमिक कंसर्न, अपने क्षेत्र के विकास और जॉब्स की चिंता। डिक्लाइन ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, पहले जो एक ही बड़ी नेशनल पार्टी का राज था उसका कमज़ोर होना। करंट स्टेटस, आज के समय में ये रीजनल पार्टी सिर्फ अपने स्टेट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ये स्टेट और नेशनल पॉलिटिक्स दोनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ठीक है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ये पार्टीज देश के फेडरलिज्म को मजबूत करती हैं, लोकल लोगों के हितों को रिप्रेजेंट करती है और इंडियन डेमोक्रेसी को और ज़्यादा बढ़ाने और मजबूत करने में मदद करती है। रिफ्लेक्टिंग डाइवर्सिटी, इन पार्टीज़ का बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ये साफ दिखाता है कि भारत एक डाइवर्स देश है और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सही मायने में डेमोक्रेटिक है, जहां हर रीजन की आवाज़ सुनी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, जो 7th क्वेश्चन है इसको मैं थोड़े से वर्ड्स में कंक्लूड करके आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन से आपको वन पार्टी डोमिनेंस क्या बताती आई हूँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम इन इंडिया। इसका इंट्रो में क्या है, वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब है जब मल्टीपल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं लेकिन एक पार्टी लॉन्ग पीरियड तक पावर में रहती है। कांग्रेस डोमिनेंस, 1947 से 1967 तक कांग्रेस डोमिनेंट पार्टी थी। ठीक है, रीज़न क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल, लीडरशिप, कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट लीड किया, स्ट्रॉन्ग लीडर्स जैसे नेहरू, पटेल और अदर लीडर्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। ब्रॉड सोशल बेस, कांग्रेस को ऑलमोस्ट हर सोशल ग्रुप का सपोर्ट मिलता था। वीक अपोजिशन फ्रेगमेंट और वीक थी। फीचर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, प्रेजेंस ऑफ अपोजिशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। डिक्लाइन क्यों हुआ 1967 के बाद, कांग्रेस डोमिनेंस ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगी। इसका कंक्लूजन क्या है, वन पार्टी डोमिनेंस ने अपनी नेशन बिल्डिंग में हेल्प की, लेकिन कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन का राइज भी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्कस कोalition पॉलिटिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। इसको डिटेल में समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, कोalition पॉलिटिक्स मतलब गठबंधन की राजनीति इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर बन चुकी है। एक कोalition गवर्नमेंट तब बनती है जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आती हैं ताकि वो मिलकर सरकार बना सकें। ऐसा तब किया जाता है जब किसी भी एक सिंगल पार्टी को लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा या विधानसभा में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती। लेट 1980s ऑनवर्ड्स, इंडिया में कोalition पॉलिटिक्स 1980s के दशक के आखिरी सालों से बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी। ये बदलाव दिखाता है कि इंडियन सोसाइटी में बहुत डाइवर्सिटी है और इसी वजह से रीजनल और छोटी पॉलिटिकल पार्टीज की इम्पोर्टेंस तेज़ी से बढ़ रही थी। मीनिंग ऑफ कोalition पॉलिटिक्स, कोalition का मतलब है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का एक साथ आना, गठबंधन करना, जो एक साथ काम करने और पावर शेयर करने के लिए राजी होती हैं। गठबंधन की सरकारें आमतौर पर तभी बनती हैं जब किसी एक पार्टी के पास इतनी सीट्स नहीं होती कि वो अकेले सरकार चला सके, बना सके। इस सरकार में शामिल सभी पार्टीज कॉमन इश्यूज पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को सपोर्ट करती हैं। भले ही इन पार्टीज की अपनी आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती हैं, फिर भी ये देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अच्छा शासन चलाने के लिए मिलकर काम करती हैं। ठीक है, एमर्जेंस ऑफ कोalition पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंडिपेंडेंस के बाद कई सालों तक इंडियन पॉलिटिक्स पर कांग्रेस पार्टी का डोमिनेशन था, लेकिन 1960s के दशक से
कांग्रेस पार्टी का ये दबदबा धीरे धीरे कम होने लगा। कई सारे ऐसे फैक्टर्स और बदलाव हुए जिन्होंने देश में गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा दिया। डिक्लाइन ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी का इन्फ्लुएंस और पकड़ कमजोर हुई वैसे वैसे राजनीति का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। नो क्लियर मेजोरिटी, इस कमजोरी की वजह से कोई भी एक सिंगल नेशनल पार्टी लगातार इलेक्शंस में क्लियर मेजोरिटी जीतने में नाकाम रही। जब किसी एक को पूरी सीट्स नहीं मिली तो मिलकर सरकार बनाने की एकमात्र रास्ता बचा। राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, अलग अलग स्टेट्स में लोकल और रीजनल पार्टीज बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगी। इन रीजनल पार्टीज ने न सिर्फ स्टेट लेवल पर बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि इनके सपोर्ट के बिना केंद्र में सरकार बनाना नामुमकिन हो गया था, जिससे कोalition गवर्नमेंट्स का बनना लगातार तय होने लगा। सोशल एंड पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जहां अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कास्ट और कल्चर्स हैं, है ना। कोalition पॉलिटिक्स का एक ऐसा तरीका बनकर सामने आया जिससे इन सभी डाइवर्स इंटरेस्ट को सरकार में जगह दी जा सके। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम, देश में बहुत सारी छोटी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का विकास हुआ। इस वजह से पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह बिखर गया। किसी एक पार्टी के पास पूरी ताकत नहीं रही। इस बिखराव का रिजल्ट ये हुआ कि अब पार्टीज को सरकार बनाने के लिए आपस में समझौता या गठबंधन करना ही पड़ता था और करना पड़ता है। कोalition गवर्नमेंट्स इन इंडिया, भारत में कोalition पॉलिटिक्स का रियल दौर 1989 के बाद शुरू हुआ। उसके बाद से सेंटर में कई सारी गठबंधन सरकारें बनी। मेजर एग्जाम्पल्स क्या हैं? नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट 1989, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट्स 1996 से 1988 में बनी रही, जो भी काम इनका रहा। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट, बीजेपी लेड अलायंस। यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट्स, कांग्रेस लेड अलायंस। नेशनल प्लस रीजनल, इन सभी कंडीशंस में नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज दोनों ने मिलकर देश चलाने के लिए एक साथ काम किया। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कोalition पॉलिटिक्स, बेटर रिप्रेजेंटेशन, इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे अलग अलग स्टेट्स, रीजन्स और सोशल ग्रुप्स को सेंट्रल लेवल की सरकार में सीधा रिप्रेजेंटेशन मिलता है। कोई भी रीजन खुद को अकेला या नेग्लेक्टेड महसूस नहीं करता। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, कोalition गवर्नमेंट्स में रीजनल पार्टीज को सेंट्रल लेवल पर डिसीजन मेकिंग में अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलता है। इससे देश के फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत होता है और सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, गठबंधन की राजनीति से देश में राजनीतिक भागीदारी मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ती है। इस सिस्टम में छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को भी सरकार का हिस्सा बनने और देश के गवर्नेंस में अपना योगदान देने का पूरा मौका मिलता है। ठीक है। चेक्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ पावर, क्योंकि सरकार की ताकत किसी एक पार्टी के बदले कई सारी पार्टीज में बननी होती है, मतलब शेयर होती है, इसीलिए कोई भी सिंगल पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ये सिस्टम किसी एक पार्टी को पूरी तरह डोमिनेट करने से रोकता है, जिससे सरकार की पावर के गलत इस्तेमाल पर एक नेचुरल चेक या रोक लग जाती है। ठीक है। कंसेंसस बिल्डिंग, कोalition गवर्नमेंट्स में कोई भी बड़ा डिसीजन या कानून अकेले नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए सभी पार्टीज के बीच आपस में लंबी चर्चा और समझौता होता है। ये तरीका आम सहमति और लोकतांत्रिक बातचीत को बढ़ावा देता है, जिससे सबकी भलाई वाले फैसले लिए जा सके। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोalition पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कोalition गवर्नमेंट अनस्टेबल या कमज़ोर हो सकती है क्योंकि उनकी लाइफ उनके पार्टनर पार्टीज पर टिके होते हैं।
ठीक है। अगर कोई पार्टनर पार्टी किसी बात से नाराज होकर अपना सपोर्ट वापस ले लेती है तो सरकार मेजॉरिटी खो देती है। इस वजह से सरकार गिर सकती है और देश में समय से पहले दोबारा चुनाव करवाने पड़ते हैं। ठीक है। स्लो डिसीजन मेकिंग। गठबंधन सरकार में बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टीज एक साथ काम करती हैं। किसी भी इम्पोर्टेंट इशू पर या पॉलिसी पर सभी पार्टीज को एक साथ राजी करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे बातचीत और नेगोशिएशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे देश के ज़रूरी काम और डिसीजंस बहुत स्लो हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पार्टनर्स। कोलिशन में शामिल हर पार्टी की एक अपनी अलग आइडियोलॉजी, एजेंडा और रीजनल इंटरेस्ट होते हैं। इन अलग अलग विचारधाराओं और ज़रूरतों की वजह से पार्टनर्स के बीच अक्सर डिफरेंसेस और टेंशन्स बनी रहती हैं, जिससे सरकार चलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ ऑन पॉलिसीज़। सरकार को गिरने से बचाने और सभी पार्टनर पार्टीज़ को खुश रखने के लिए मेन पार्टी को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ठीक है। कई बार देश के विकास के लिए जो पॉलिसी ज़रूरी होती है उसे किसी पार्टनर के दबाव में आकर बदलना पड़ता है या ड्रॉप करना पड़ता है। इससे स्ट्रॉन्ग और अच्छी पॉलिसीज़ ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं हो पाती। अपॉर्चुनिटीज़ अलाइंसेस। कई बार पार्टीज़ किसी कॉमन गोल के लिए एक साथ नहीं आती, बल्कि सिर्फ पावर में आने और सरकार का मज़ा लेने के लिए हाथ मिलाती हैं। ठीक है। ऐसी अपॉर्चुनिस्टिक गठबंधन को देखकर आम जनता का भरोसा राजनीति और डेमोक्रेटिक सिस्टम से धीरे धीरे कम होने लगता है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। कोलिशन पॉलिटिक्स ने इंडियन डेमोक्रेसी के पूरे ढांचे पर एक बहुत गहरा और इम्पॉर्टेंट असर डाला है। इसने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को पहले से कहीं ज़्यादा इंक्लूसिव बना दिया है, क्योंकि अब अलग अलग सोशल ग्रुप्स और रीजन्स के लोगों को सेंट्रल सरकार में बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इस राजनीति से देश के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत किया है और नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टीज के रोल को काफ़ी बढ़ा दिया है। ठीक है। सकारात्मक असर के साथ साथ इसने कुछ बड़े चैलेंजेस भी खड़े किए हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिसी डिलेज। इन सारी मुश्किलें और मतभेदों के बाद भी गठबंधन सरकारों ने हमेशा देश के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर रहकर ही काम किया है और भारत की डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने में मदद की है। कंक्लूजन क्या कह रहा है? कोलिशन पॉलिटिक्स आज के समय में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परमानेंट फीचर बन चुकी है। ये सिस्टम अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे 3 मेन बदलाव थे। डिक्लाइन ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक पार्टी के दबे का खत्म होना। राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय दलों की तेजी से बढ़ना। डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमारे समाज की विविधता और अलग अलग मांग। ड्यूअल नेचर, एक तरफ जहां एक सीधे सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी तरफ इससे इंस्टेबिलिटी और आपसी कॉन्फ्लिक्ट का खतरा भी बना रहता है। ओवरऑल कोलिशन पॉलिटिक्स भारत के विविधता से भरे समाज को दर्शाती है और इसने देश के डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को पहले से बेहतर और मजबूत करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो आज का ब्लॉग फर्स्ट हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर। कमेंट करके बताइए कैसा लगा। Thank you for watching. All the best for your exam. Keep studying, keep growing, and I'll see you in the next video. Jai Hind.